हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं विद केस लॉस वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक ऐसा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का जो किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। खास करके आप किसी भी स्टेट के मेंस में बैठ रहे हैं, स्टेट के मेंस हो गए या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो गया, अगर कोई एक आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा इंटरप्रेटेड है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बोथ इन प्री मेंस एंड इंटरव्यू, तो आर्टिकल 21 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो भी कुछ प्रोविज़न है आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं, आपको एक एक चीज़ें बारीकी से मैं समझाऊं। एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, विदाउट स्किप किए हुए, विदाउट फॉरवर्ड किए हुए। आई मेक श्योर कि आपका कोई भी डाउट आर्टिकल 21 से रिलेटेड वो नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये डिफाइंड कहाँ पे है, तो आप इसको देखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आर्टिकल 21 को डिफाइन किया गया है, जो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर इसका डेरिवेटिव डेफिनेशन निकाले, डेरिवेटिव का मतलब होता है इसी डेफिनेशन में से इसको कट शॉर्ट करके निकाले तो क्या चीज़ें निकल के आपके सामने आएगी। तो देखो दो चीज़ें आपके सामने आएगी। पहला कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो पहला चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते। अब दूसरा डेरिवेटिव डेफिनेशन क्या आता है कि इसी चीज़ में बोलता है कि एवरी वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या बोलता है कि इसी का दूसरा भाग ये बोलता है कि यस, अगर आप किसी के लाइफ के पर्सनल लिबर्टी को अगर आपको डिप्राइव करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो पहला क्या है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, दूसरा क्या है कि एवरी वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर इतने चीज़ों को, इतना ही सारी चीज़ों को अगर आप एनालिसिस करें तो ये बोलेगा कि आर्टिकल 21 इज नॉट एब्सोल्यूट। ये इट कम्स with certain restrictions and that too with the reasonable restrictions which has to be just, fair and reasonable। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस पे भी सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स टू लिबर्टीज। पहला क्या था? राइट टू लाइफ, एंड दूसरा क्या था? राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ है वो डज नॉट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस और मियरली द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। इट गारंटीज द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। और ये कहा गया था कि मेनका गांधी केस में कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जानवरों की तरह जीना नहीं है या सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है डिग्निफाइड लाइफ जीना। ठीक है, आप सेम चीज़ को आप एक केस और था शफीम जहां, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर इसी का दूसरा पॉइंट आता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो ये बोलता है कि इट प्रोवाइड्स लिबर्टी टू एंजॉय द फ्रूटफुल फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 एंड फ्रीडम ऑफ अदर एंजॉयमेंट्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये भी मेनका गांधी में कहा गया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो सारे फ्रीडम को एंजॉय करने का अधिकार देता है जो आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में आपके पास 6 फ्रीडम्स हैं, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वो सारे फ्रीडम्स, वो सारे इंजॉयमेंट्स जो एज अ बीइंग ह्यूमन, आपका इंसान या ह्यूमन होने के नाते आप अक्वायर करते हो, वो सारे फ्रीडम को एंजॉय करने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 देता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 के देखिए इंटरप्रिटेशंस कैसे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया है, 1978 के पहले का प्रोविजन क्या रहा है और 1978 के बाद का प्रोविजन क्या रहा है। तो 1978 के पहले के जो प्रोविजंस थे वो बहुत नैरो थे, नैरोली इंटरप्रेटेड है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये कहा कि जो आर्टिकल 29 है वो आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। किसके अगेंस्ट? वो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट। अगर कोई एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट तो आपको ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर ये लेजिस्लेटिव है तो लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये जो क्या हुआ, समय के साथ ये चेंज हो गया। केस आ गया आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 1978 के बाद ये इंटरप्रिटेशन ऑल टुगेदर चेंज हो गया। इसमें क्या हो गया, आर्टिकल 21 में ये बताया गया कि अब ये बोल रही है सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 21 आपको आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ही प्रोटेक्शन नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्री पावर से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। यानी कि
अगर कोई लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव दोनों अगर आर्बिट्री एक्सरसाइज कर रहा है पावर को, तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये आर्टिकल 21 में ये आपका इम्प्लाइड है। फिर उसके बाद बोला गया कि देयर रिमेंस, उसके बाद अगर ये देखें कि उसके बाद प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। क्यों? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि अगर कोई भी लॉ एक प्रोसेस के थ्रू आप बना दें, तो वो प्रोसेस सिर्फ कोर्ट ये चेक करेगा कि जो लॉ बना है क्या वो इन कंप्लायंस विद द प्रोसीजर है। जैसे कोई अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट किस तरीके से करना है, तो आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना है। बिल को क्या करना है, अगर कोई 368 का अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास है, उसको प्रेसिडेंट से एसेंट मिल गया, फाइनली बिल क्या हो गया, एक्ट बन गया। तो ये प्रोसीजर चेक करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चेक नहीं करेगा कि वो प्रोसीजर क्या है, जस्ट फेयर रीजनेबल है या नहीं है। प्रोसीजर फुलफिल्ड हो गया तो यानी कि लॉ सही है, तो ये कहता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसको क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑल टुगेदर मेनका गांधी केस के बाद इसको बोला कि नहीं, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से इन्फ्लुएंस्ड है। इसको हमने अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से ही लिया है। थर्ड अमेंडमेंट आप देखें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको इनकॉर्पोरेट वहाँ पे किया गया था। तो ये बोला कि ये अपने आप में इम्प्लाइडली इंक्लूड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ प्रोसीजर के बारे में नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस के बारे में बात करता है। और ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी लॉ वो किस टच स्टोन पे चेक किया जाएगा कि अगर प्रोसीजर तो आपने फॉलो किया ही है, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो प्रोसीजर इन वॉल्यूशन ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं है, वो प्रोसीजर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है। तो उसके बाद प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इसमें इम्प्लाइडली इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या है कि आप हम इसको थोड़ा और वाइडर इंटरप्रिटेशन में जाते हैं। अब सेपरेटली देखते हैं कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी में सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या था। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ए के गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन कर लिया गया, तो उसने अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज के आर्टिकल 21 के अंदर उन्होंने कहा कि ये राइट टू वॉल्यूशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नैरोली इंटरप्रेट करते हुए कहा कि राइट टू आपकी पर्सनल लिबर्टी दो केसेस में कर्टेल होती है। एक आपका फिजिकल रेस्ट्रेंट और दूसरा आपका होता है कोर्सन। और ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा नहीं। अगर ये होता है तो आपको जो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिज हुआ है, वरना इन्फ्रिज नहीं हुआ है। तो बहुत नैरोली इंटरप्रेट किया इसको। तो इस केस के बाद फिर एक आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन में इंटरप्रिटेशन दिया था उसको ओवररूल कर लिया। अब यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आपका आर्टिकल 21 है वो आपका एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री एक्सरसाइज के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्री पावर के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन देता है। और जो भी एक्सरसाइज ऑफ पावर हो रहा है वो पावर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि उसमें ड्यू प्रोसेस इंक्लूडेड होना चाहिए, उसमें ड्यू प्रोसेस इम्प्लाइड होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि हाँ जो लॉ बना है सिर्फ वो प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया बल्कि वो प्रोसीजर जो है जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ क्या होता है कि इट इज नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट, रेदर अ ह्यूमन राइट, अ राइट दैट टू acquire for being human. It covers a long list of rights which has been brought forth by the interpretation of the Supreme Court of India. तो अगर राइट टू लाइफ को आप देखें तो राइट टू लाइफ में एक लॉन्ग लिस्ट दी हुई है। कुछ लिस्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे, कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू स्लीप, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू होम एंड राइट टू एजुकेशन। बहुत सारे राइट को इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एक केस आया था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें यह कहा गया था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। दूसरा केस आया था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 1992 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ का एक पार्ट बना दिया। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या था। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं कि आर्टिकल 21 को इतना वाइडली इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो क्या आर्टिकल 21 में जो हमारा जीने का अधिकार है, क्या मरने का अधिकार भी इंक्लूड करता है, राइट टू लाइफ, क्या राइट टू डाई भी इंक्लूड करता है। तो इस के क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ने दो केसेस में आंसर किए थे। एक था पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ राइट टू लाइफ आपका राइट टू डाई भी इंक्लूड करता है। और सेक्शन 309 जो आईपीसी 8060 का है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो आपके आर्टिकल 21 को इन्फ्रिज करता है, वायलेट करता है। तो 309 ऑफ आईपीसी 8060 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई।
लेकिन इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हमारा प्रिवेलिंग आज के समय का जो हमारा लॉ है वो ये कहता है जो राइट टू लाइफ आपका राइट टू डाई इंक्लूड नहीं करता है, और ये कहा गया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। और जो 309 को कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया गया, और ये कहा गया कि किसी भी सिटीजन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को वेव कर पाए। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा, क्या राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड करता है? तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस में जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए हैं। इसमें 3 केस मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। एक है आपका खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसमें ये कहा गया था, ये पहला केस था राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। इसमें ये कहा गया था कि हाँ आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ ये राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड करता है। राइट टू लाइफ डज नॉट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। उसके बाद आता है PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरेशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको टेलीफोन टैपिंग केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स प्राइवेसी सब्जेक्ट टू सेफ्टी एंड पब्लिक इमरजेंसी, यानी कि राइट टू लाइफ में आपकी राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडेड है, लेकिन 2 इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, एक है पब्लिक सेफ्टी और एक पब्लिक इमरजेंसी। इन 2 केसेस पे आपके राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिज किया जा सकता है। फिर लेटेस्ट केस था हमारा 2018 का केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनिनमस डिसीजन के साथ कहा था कि हाँ राइट टू लाइफ जो है अंडर आर्टिकल 21 वो राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड करता है। इसी को आधार जजमेंट भी कहते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे। फिर कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 21 को लेके। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, एक T दामोदर राव केस था, जिसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू लिव इन अ हेल्थी एनवायरनमेंट। एंड बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन प्री में कि स्मोकिंग बैन ऑन पब्लिक प्लेसेस किस केस में कहा गया था, कि मुरली S देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस, आपका स्मोकिंग बैन यानी कि एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना, सांस लेना, ये भी आपका राइट टू लाइफ में ही इंक्लूडेड है, इनकॉर्पोरेटेड है आर्टिकल 21 में। फिर उसके बाद बताया लक्ष्मण देवी वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा गया था कि एक्सक्लूशन ऑफ डेथ सेंटेंस एज अ पब्लिक प्लेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या कह रहा है? एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस एट अ पब्लिक प्लेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि अगर पब्लिक प्लेस में किसी को आप फांसी पे लटका रहे हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन कर रहा है, ये इन्फ्रिज कर रहा है, तो ये इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑन नेशनल इमरजेंसी क्या होता है आर्टिकल 21 पे। जब आप देखते होंगे कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है 352 के अंदर में, तो 358 के तहत आपका आर्टिकल 19 जो है 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, और दूसरे आर्टिकल को अगर सस्पेंड करना हो तो प्रेसिडेंट 359 में उसको सस्पेंड कर सकता है। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल, इसमें एक प्रोविजन है, पहले था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले, कि प्रेसिडेंट चाहे तो आर्टिकल 21 को 20 और 21 को भी सस्पेंड कर सकते थे। तो पहले यही हुआ था ADM जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो इसको भी एक ब्लैक स्पॉट ही कहते हैं। आप इस केस के बारे में ज़्यादा तो मैं आपको फैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हाँ आर्टिकल 21 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोविजन जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ने क्या ऐड कर दिया, ये बोला कि नहीं, इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान 2 आर्टिकल भी 20 और 21 यानी कि आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो आज का जो हमारा प्रिवेलिंग लॉ है, आज का जो हमारा लॉ ये कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी भी है, नेशनल इमरजेंसी अगर किसी पार्ट में, पूरे कंट्री में कहीं पे भी अगर वो चल रही है, तो उस दौरान भी आपका आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या इंटरप्रेट किया। अगर आपको, इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस फॉर योर प्रिपरेशंस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। कोई भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कहीं भी कुछ चीज़ मैंने मिस आउट कर दिया, छोड़ दिया, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम and stay blessed. Bye.